नमस्कार दोस्तों, पीएससी एजुकेशन स्पर्शक है ऑनलाइन मेन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल खत्री। पेपर नंबर 5 जो आपके मेंस का है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ मुख्य जो आपके संभावित प्रश्न हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पेपर नंबर 5 आपका छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारत के भूगोल और छत्तीसगढ़ के भूगोल के साथ एक सम्मिलित पेपर है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल दिक्कत ये जाती है कि आपका क्वेश्चन अलग अलग जैसे आता है, क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, 4 नंबर का, 8 का, 10, 15 का। तो इसमें क्या होता है, कई बार क्वेश्चन जो है जो 2 नंबर का है, अगर वो 8 नंबर में आ गया तो कैसे लिखा जाए। 8 वाले को अगर मान लीजिए 2 नंबर में दी हुई है तो क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो शब्दावली है वो जटिल रहती है, उनको याद करना कठिन रहता है। तो जैसे आप देखेंगे कि इकोनॉमिक के सिलेबस में आप राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी में परिवर्तन और सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, गरीबी, बेरोजगारी, आपका राजकोषीय क्षेत्र, राजकोषीय घाटा, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, विशेषता 91 के सुधारों के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद है आपका सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण। और अंतिम आपका टॉपिक है आपका बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। तो इस प्रकार के 5 अलग अलग भागों में आप भारतीय अर्थव्यवस्था को डील कर सकते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है आपका राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का जो क्वेश्चन है जो अभी तक पूछा गया है वह डायरेक्टली आपका नहीं पूछा गया है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के से मिला के क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं आप कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो इसमें अलग अलग जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में मेंस में इस बार पूछा जा सकता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम से रिलेटेड, नेशनल इनकम, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। साधन लागत और बाजार लागत क्या है। साधन लागत और बाजार लागत क्या है, इसको बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट, एफसी एंड एफसी। और ये फैक्टर कास्ट, बाजार लागत, बाजार मूल्य भी बोल दिया जाता है इसको, मार्केट प्राइस, एमपी। फैक्टर कास्ट और एमपी, मार्केट प्राइस क्या है। दूसरा इसमें प्रश्न बन सकता है स्थिर मूल्य और चालू मूल्य से आप क्या समझते हैं। तीसरा आधार वर्ष से आप क्या समझते हैं, आधार वर्ष की अवधारणा क्या है, आधार वर्ष क्यों लिया जाता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा क्या है, व्हाट इज़ द नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज़ द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय आपके एग्जामिनेशन में पूछ भी चुका है 2 नंबर में। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ, राष्ट्रीय आय को मापने की कई विधियाँ हैं। तो ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन बनता है जो 8 नंबर या 10 नंबर में आ सकता है, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ। अब राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइयाँ क्या क्या है, तो अगर आप इनको कंबाइन करेंगे तो भी एक क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय आय को मेजर कैसे किया जाता है और राष्ट्रीय आय के मापन में कठिनाइयाँ क्या क्या उत्पन्न होती है। तो बेसिकली राष्ट्रीय आय क्या है, एक बृहद अवधारणा है। तो राष्ट्रीय आय एक बृहद अवधारणा है जिसमें आप जिसको समझते हैं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये समस्त मिला के राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा में ये सब सम्मिलित है, जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, इसको हम देखेंगे। तो पहले अपन ये जान लेते हैं कि साधन लागत और बाजार लागत क्या है, मार्केट प्राइस और साधन लागत। तो साधन लागत से जो तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं साधन लागत और बाजार मूल्य क्या है। साधन लागत मतलब होता है किसी वस्तु को बनाने में जितने भी साधनों का प्रयोग होता है उनकी लागत। किसी वस्तु के निर्माण में जो भी लागत आती है, किसी वस्तु को बनाने में जो साधन है उसकी जो लागत है वो साधन लागत कहलाती है। अब साधन में क्या क्या आता है देखिए, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। तो भूमि से आपको मिलता है लगान या प्राप्त होता है, पूंजी से प्राप्त होता है ब्याज,
श्रम से मिलती है मजदूरी, भूमि से आप ले सकते हो किराया भी ले सकते हैं, और उद्यमी को प्राप्त होता है लाभ। तो किसी भी वस्तु को बनाने में भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम इनका योगदान रहता है, तो ये आपका साधन कहलाता है। तो 4 साधन मुख्यतः इकोनॉमिक्स में ऐसा मेज़र किया जाता है, और इन समस्त की जो लागत है, इन समस्त जितने भी चीज़ों की जो लागत है या फिर इसका मुद्रा में जो मूल्य है किसी वस्तु के लागत में सम्मिलित रहती है, तो उसे साधन लागत कहा जाता है। तो किसी वस्तु को बनाने में जो साधनों का जो योग होता है उनकी लागत साधन लागत कहलाती है। अब दूसरा इसमें प्रश्न है बाजार मूल्य क्या है। तो अगर आप बाजार मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, तो आप साधन लागत में किसी वस्तु की जो साधन लागत है फैक्टर कास्ट में अगर आप अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे, अप्रत्यक्ष कर को जोड़िए, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे और सब्सिडी को घटाएंगे, सब्सिडी को घटाएंगे तो ये आपको मिल जाता है, आपको बाजार मूल्य प्राप्त हो जाता है। अब अप्रत्यक्ष कर क्या है देखिए, मान लीजिए इस मार्कर को बनाने में 25 रुपये कास्ट आई, 5 रुपये इस पर टैक्स लगा जो उपभोक्ता देता है, तो उस मार्कर का, इस मार्कर का बाजार मूल्य हो जाएगा 30 रुपये। तो बहुत आसान है, साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर जोड़ दीजिए, मतलब टैक्स जोड़ दीजिए, तो टैक्स जोड़ने में जो प्राप्त होगा वो आपका बाजार मूल्य कहलाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, साधन लागत और बाजार मूल्य से आप क्या समझते हैं। तो आप एग्जाम्पल दे देंगे तो और अच्छा रहेगा, आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। डिपेंड करता है कितने नंबर में आता है और कितनी जगह आपके पास लिखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद एक वर्ड आता है बार बार, आधार वर्ष। आधार वर्ष, आधार वर्ष और चालू वर्ष, करंट ईयर। आधार वर्ष को कहा जाता है बेस ईयर। आधार वर्ष और चालू वर्ष, करंट ईयर। करंट ईयर वही हो गया जैसे आपका 2020-21 आपका करंट ईयर है। आधार वर्ष को बोला जाता है स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य और चालू मूल्य, ऐसा भी समझ सकते हैं। चालू मूल्य क्या होता है ना। तो आधार वर्ष भारत में लिया गया है 2011-12, पहले 2004-5 था, बाद में 11-12 कर दिया गया है। तो ये आधार वर्ष के परिवार, आधार वर्ष एक निश्चित ईयर को मान लिया जाता है, सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। चालू वर्ष वही है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है 20-21। अब इन पे आधारित स्थिर मूल्य और चालू मूल्य, तो स्थिर मूल्य और चालू मूल्य से आप क्या समझते हैं। तो स्थिर मूल्य और चालू मूल्य में जो डिफरेंस है, स्थिर मूल्य और चालू मूल्य में जो बेसिक डिफरेंस है वो महंगाई का है। मतलब दोनों में अगर आप केवल मुद्रास्फीति का अंतर अगर आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपको आ जाएगा। तो स्थिर मूल्य से तात्पर्य है फिक्स प्राइस, ये किसी विशेष वर्ग की, इसमें किसी विशेष वर्ष जो रहता है, जैसे 11-12 है तो 11-12 में जो मुद्रास्फीति थी उसी को माना जाता है। मान लीजिए 11-12 में जो महंगाई है, मुद्रास्फीति 4% थी, तो ये फिक्स रहेगा, हर साल फिक्स रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बेसिकली स्थिर मूल्य और चालू मूल्य में जो डिफरेंस है वो महंगाई का रहता है। महंगाई को आप मापते हो मुद्रास्फीति से मापा जाता है। इनमें अंतर जो है मुद्रास्फीति का रहा जाता है, स्फीति का रहता है स्फीति, मुद्रास्फीति जिसे महंगाई भी कहते हैं। तो स्थिर मूल्यों में जब गणना की जाती है किसी वस्तु की, वो आपका कांस्टेंट आएगा। जैसे मान लीजिए आपका इस मार्कर का मूल्य 2011-12 में 20 रुपये रहा हो, 20 रुपये, वर्तमान में इसका मूल्य 30 रुपये है। तो मूल्य इसलिए बढ़ा है क्योंकि महंगाई दर इसमें जुड़ती जा रही है, तो महंगाई के कारण इसका मूल्य बढ़ा, लेकिन इसका मूल्य 11-12 में 20 रुपये था। तो ये आपका हो जाएगा स्थिर मूल्य और चालू मूल्य। चालू मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य। चालू मूल्य में महंगाई के वर्तमान दर को जोड़ा जाता है, मतलब 2020-21 में आपकी महंगाई दर कितनी है उसको लिया जाता है। स्थिर मूल्य में जो महंगाई दर है 11-12 का लिया जाता है जो फिक्स रहता है। चालू वर्ष हर साल बदलते जाएगा, 21, 22, 22, 23, लेकिन ये नहीं बदलेगा। ये नहीं बदलेगा तो उस साल में जो महंगाई थी वो नहीं बदलेगी, वही रहेगी जो पहले 2011-12 में थी। तो इन्हें स्थिर मूल्य और चालू मूल्य से परिभाषित किया जाता है। आधार वर्ष आप रखेंगे, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है।
कि वर्तमान में आधार वर्ष किसको माना गया है। आधार वर्ष और चालू वर्ष जानने के बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या है बेसिकली, देखिए इसे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय एक व्यापक अवधारणा है। राष्ट्रीय आय एक बृहद अवधारणा है जिसमें कई प्रकार की अवधारणाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे आप इसको सामान्य भाषा में जीडीपी, एनडीपी, इन सभी में, तो इन सभी का जो सम्मिलित कॉन्सेप्ट का योग है उससे राष्ट्रीय आय निकलता है। तो राष्ट्रीय आय को जानने से पहले हम देखते हैं जीडीपी, एनडीपी, उसके बाद जीएनपी और एनएनपी। इसको अलग अलग दोनों को पढ़ा जाता है ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। अब जीडीपी फैक्टर कास्ट मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कास्ट पर मार्केट प्राइस पर, जीएनपी फैक्टर कास्ट पर मार्केट प्राइस पर, एनएनपी एफसी पर मार्केट प्राइस पर। तो ऐसा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जीडीपी बाज़ार मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर पहले देखते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ जहाँ भी आप जी लिख रहे हैं, जी का मतलब होता है ग्रॉस, और स्टार्टिंग का जो एन है उसका मतलब होता है नेट, ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट जो पहला वर्डिंग है। ठीक, अब जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब होता है किसी देश में उसके निवासियों एवं गैर निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पन्न समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। और यदि यह बाज़ार मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है तो इसे बाज़ार मूल्य पर जीडीपी कहा जाता है। इसका मतलब क्या, देखिए इसकी परिभाषा में जाएंगे तो आपको कई सारी चीज़ें जो है आपको स्वतः क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए किसी देश में निवासी और गैर निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, तो निवासी और गैर निवासी मतलब, निवासी मतलब जैसे हम सभी निवासी, गैर निवासी मतलब अमेरिका का कोई व्यक्ति यहाँ रह के कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, कुछ सेवा दे रहा है ना, जैसे कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच को लिया जाता है कैलकुलेशन में समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो जीडीपी में वस्तुओं का भी उत्पादन लिया जाता है और सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। तो एक साल में जितने भी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है ना, कुल मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। इसमें अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु को लिया जाता है, मतलब लास्ट में जो वस्तु बनी उसका मौद्रिक मूल्य लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप गेहूँ उत्पन्न होता है, आप जानते हैं गेहूँ से आटा बनता है, आटे से ब्रेड बनता है। तो आटा जो है मध्यवर्ती वस्तु है, गेहूँ जो है प्राइमरी है, आटा मध्यवर्ती है, ब्रेड जो है अंतिम है। तो इसमें अंतिम ब्रेड जो है उसकी वस्तु का मौद्रिक मूल्य को लिया जाता है, बीच की मध्यवर्ती वस्तु को छोड़ दिया जाता है। और अगर यह बाज़ार मूल्य पर अगर इसका कैलकुलेशन किया जाता है तो इसे बाज़ार मूल्य पर जीडीपी कहा जाता है। तो ये आपका हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस जानने के बाद फैक्टर कास्ट पर, साधन लागत पर आपका जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी फैक्टर कास्ट आपको निकालना बहुत आसान है। ये
सबसे पहले जीडीपी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप जीडीपी लिखिए, माइनस कर को घटाइए, अप्रत्यक्ष कर को घटाइए, और जो सब्सिडी मिल रही है अनुदान उसको ऐड करिए, तो आपको फैक्टर कास्ट आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज़ को आप मार्केट में बेचते हो, जैसे मार्कर को आप बेचते हो, तो इसमें अप्रत्यक्ष कर जुड़ा रहता है, तो जो अप्रत्यक्ष अगर इसमें जुड़ा है वो तो इसकी साधन लागत है ही नहीं, क्योंकि साधन लागत में जब केवल भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम को लिया जाता है तो अप्रत्यक्ष कर को आप घटाएंगे। अब सब्सिडी को क्यों जोड़ा जाता है? देखिए, सब्सिडी एक्चुअली में जीडीपी में मार्केट प्राइस में सब्सिडी को इसलिए जोड़ा जाता है कि सरकार किसी चीज़ के उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए उस चीज़ के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, तो उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको वास्तविक एफसी प्राप्त होगा। अगर आपको ये निकालना है, एमपी निकालना है, तो इसको आप इधर ले आइए, तो जीडीपी एमपी बराबर हो जाएगा जीडीपी एफसी प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, ऐसा भी लिख सकते हो आर करके आप, अथवा दोनों सही है, मतलब एक ही है दोनों का, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। आप फैक्टर कास्ट में आप अप्रत्यक्ष कर जो, तो प्रत्यक्ष कर में अगर आप सब्सिडी को घटाएंगे, सॉरी जीडीपी फैक्टर कास्ट में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ना है और सब्सिडी को आपको घटाना है, तो इस प्रकार आपको जीडीपी मार्केट प्राइस पर प्राप्त हो जाएगा। अब जीडीपी के बाद देखिए एनडीपी क्या होता है, दोनों एक साथ पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इसमें भी पहले आप एमपी देखिए, जीडीपी के बाद एनडीपी एमपी, बहुत आसान है, आप जीडीपी निकाल चुके हो, जीडीपी एमपी में मूल्यह्रास को घटा दीजिए, मूल्यह्रास को बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है जैसे आपका कोई पूंजीगत वस्तु है, जैसे मकान है जिसमें आपकी पूंजी लगी हुई है, जैसे आपका सड़क है, तो वाहन है, तो इनका जो मूल्य है दिनों दिन जो है डिक्रीज होता है। भूमि का मूल्य बढ़ता है, लेकिन मकान पुराने होते जाता है, तो खंडहर जो ढह भी सकता है, इनका रेट जो है गिरने लगता है, तो मूल्यह्रास को घटाया जाता है, तब आपको एनडीपी प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके बाद देखिए एनडीपी फैक्टर कास्ट, तो ये यहाँ आ जाएगा, एनडीपी एमपी लिखना, ये माइनस क्या करना है, अप्रत्यक्ष कर करना है और सब्सिडी को जोड़ना है, ये आपका आएगा ऐसा, एनडीपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, यहाँ से आपका आ जाएगा। तो आप देखिए, अगर आप एक चीज़ को जानते हैं तो सब लिंक होती जाती है, अगर आप जीडीपी सीख गए तो सब आपको खुद आते जाएगा। तो यही इनकी परिभाषा है, तो जब इनको बोला जाता है आपको पेपर में परिभाषित कीजिए, तो ये फार्मूला ही कोई लिखना रहता है। एनडीपी को परिभाषित कीजिए तो लिखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। मार्केट प्राइस पर एनडीपी ज्ञात करने के लिए जीडीपी मार्केट प्राइस में मूल्यह्रास को अगर हम घटा देते हैं तो हमें एनडीपी प्राप्त हो जाता है, ये इसकी परिभाषा हो गई। एनडीपी के बाद देखिए जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सबसे पहले जीएनपी एमपी पे पहले निकलता है, तो जीएनपी अगर आपको एमपी में निकालना है तो फिर वही चीज़ आ गई, देखिए जीडीपी, जीडीपी हर जगह रहेगा, एमपी माइनस एक्स प्लस एम, एक्स प्लस एम का मतलब होता है एक्स मतलब आप माइनस करेंगे, मतलब विदेशियों के द्वारा आपके देश में जो अर्जित आय है, जैसे अमेरिका का कोई व्यक्ति यहाँ पैसा कमा रहा है उसको आप घटाएंगे,
अब भारत का व्यक्ति अमेरिका में कमा रहा है, उसको आप जोड़ेंगे तो एक्स का मतलब होगा विदेशियों द्वारा, यहाँ लिख दीजिए नीचे में, विदेशी द्वारा, देश मतलब भारत, अर्जित आय, इसको माइनस किया जाता है, और एम का मतलब होता है भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय, अर्जित आय। ये आपका हो गया जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मतलब अमेरिका का कोई व्यक्ति यहाँ कोई पैसा कमा रहा है, उसको आप घटाएंगे, और आपका इंडियन कोई है यूएसए में कमा रहा है, उसको आप जोड़ेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कहाँ पर? एमपी पर। अब इसमें एक और परिभाषा जो एक आसान है, जीएनपी एफसी, तो ये आपका आ जाएगा जीएनपी, एमपी यहाँ लिखिए, और क्या घटाएंगे? अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे। तो इसमें सब में एक ही चीज़ है, देखिए आप एक पढ़िए, सब समझ में आ जाता है। तो ये आपका हो गया जीएनपी। तो कुल मिला के सभी में एक कॉमन चीज़ आ रही है, जीडीपी। तो जीडीपी मुख्य चीज़ें हैं जो सभी में आएगा। फाइनली आप देखिए एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जानने के लिए एनएनपी, तो एनएनपी फिर वही एमपी निकालना है, तो आप यहाँ आप लिखेंगे जीएनपी, मार्केट प्राइस, जो आप अभी पिछले वाले में पढ़े, माइनस आप करेंगे मूल्यह्रास। ऐसा देखिए, मतलब इसमें आप जो सबसे पहले आपने जीएनपी पढ़ा, तो जीएनपी में आप मूल्यह्रास को घटा दीजिए, तो आपका एनएनपी मार्केट प्राइस पर आ जाएगा। एनएनपी लाने के बाद आप एनएनपी देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट, फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब एनएनपी निकालना है एफसी पर, ये यहाँ आ जाएगा, एनएनपी माइनस क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष कर, और क्या जोड़ेंगे? सब्सिडी। मतलब ये वाला जब आप फैक्टर कास्ट निकालेंगे तो सभी का फार्मूला एक है, एक जैसा है सभी का। तो आप एक बार अगर इसमें पढ़ लेंगे तो सब एक जैसा, आप एक साथ लिखिएगा, एक साथ पढ़िएगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा चारों परिभाषाएं। तो राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा होती है, इन समस्त का योग है, आप ऐसा बोल सकते हैं। जितने भी आपको राष्ट्रीय आय की अवधारणा से क्या समझते हैं, तो राष्ट्रीय आय एक वृहद अवधारणा है जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट को शामिल किया जाता है, जैसे जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और जीएनपी। तो बेसिकली जो है राष्ट्रीय आय जो है वो इन्हीं का सम माना जाता है, इन्हीं को राष्ट्रीय आय कह दिया जाता है। आप जैसे आपको मान लीजिए 2020-21 में जैसे राष्ट्रीय आय का जो गणना है, राष्ट्रीय आय की गणना या वर्तमान में जीडीपी कितनी है, तो ये निकालने के लिए आपको लिया जाता है बेस ईयर इंडेक्स डिवाइडेड बाय करेंट ईयर इंडेक्स, करेंट ईयर इंडेक्स। उसके बाद यहाँ लिखते हैं जीडीपी, करेंट जीडीपी, ऐसा। तो बेस ईयर इंडेक्स हमेशा 100 लिया जाता है, 100। अब बेस ईयर इंडेक्स मतलब आपका फिक्स है 2011-12, करेंट ईयर मतलब हो जाएगा 2020-21। मान लीजिए आपका बेस ईयर, मान लीजिए नहीं, बेस ईयर हमेशा 100 ही लेना है। करेंट ईयर का इंडेक्स मान लीजिए 250 है, और आपकी करेंट ईयर की जो जीडीपी है 20,000 है, 20,000। तो आपकी वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक जीडीपी कितनी होगी? देखिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, 8,000 करोड़ रुपए, ये आपकी वास्तविक जीडीपी होगी। इससे कैलकुलेट किया जाता है, इस फार्मूले की सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि आपकी वास्तविक जीडीपी कितनी है, क्योंकि ये जो आपके करेंट ईयर की जीडीपी है, चालू वर्ष की जो जीडीपी है, इसमें क्या जुड़ा है? महंगाई की दर जुड़ी है जो बढ़ी हुई है, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति की दर इसमें जुड़े रहने के कारण सीधी सी बात है, ये आपको बढ़ा हुआ ही दिखेगा, लेकिन आपकी वास्तविक जीडीपी इतनी है क्योंकि उसमें महंगाई दर के प्रभाव को हटाया जाता है।
तो जो आएगा 8,000 करोड़ रुपए। तो ये राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन है, वास्तविक जीडीपी का कैलकुलेशन है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब राष्ट्रीय आय के बाद देखिए प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम क्या है? प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि को बताता है। इसी कारण से मानव विकास सूचकांक में प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित किया गया है। प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की आर्थिक विकास को बताता है, समृद्धि नहीं, आर्थिक विकास को बताता है कि वह देश कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है। अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम कम है, मतलब वो लो डेवलप्ड कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है ना, या डेवलपिंग कंट्री है। प्रति व्यक्ति आय अगर बहुत ज़्यादा है, हाई है, तो ये बताता है कि वह विकसित राष्ट्र है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय में आप कुल जनसंख्या को डिवाइड कर दीजिए। राष्ट्रीय आय डिवाइडेड कुल जनसंख्या गुणित हजार, तो ये आपका आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय। आप निकाल सकते हैं किसी भी देश का आप निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय आय मल्टीप्लाई कुल जनसंख्या, है ना, प्रति व्यक्ति नहीं, हजार नहीं आएगा, इसको हटा दीजिए, सॉरी, इसमें राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाई कुल जनसंख्या आप निकाल सकते हैं। तो जनसंख्या का बहुत इम्पैक्ट है। देखिए आप, अगर आपकी राष्ट्रीय आय ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या बहुत अधिक है, तो आपको राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय आपकी तो कम ही रहेगी, उतनी ग्रोथ आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रीय आय, आपके प्रति व्यक्ति आय। अगर आप भारत में देखेंगे प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आप लिख सकते हैं भारत में प्रति व्यक्ति आय, ये हर साल आपको अपडेट करना पड़ेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पिछले साल का आपको बता देता हूँ, 18-19 का, 2018-19 का 92,000, ये आपका है 96,265, 92,000, एक मिनट इसको करेक्ट कर लीजिए डेटा को, 92,565 रुपये स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्यों पर का मतलब है 2011-12 के मूल्यों पर आपके प्रति व्यक्ति आय भारत के 2018-19 में 92,565 है। इसी प्रकार आप छत्तीसगढ़ का भी देख सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ देता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2 नंबर में। एक बार आया भी है, छत्तीसगढ़ का पूछा था। चालू कीमतों पर है 1,24,406 रुपये, 1,26,406 है चालू कीमतों पर। तो आप देखिए चालू कीमतों पर कहने का मतलब है 18-19 का ही है, ये ज़्यादा आ रहा है क्योंकि महंगाई दर अभी ज़्यादा है 11-12 की तुलना में, इसलिए हमेशा ज़्यादा आएगा। आप कभी भी डेटा देखेंगे, आप कभी भी किसी में भी, तो आपका जो डेटा है चालू मूल्य का हमेशा ज़्यादा बताएगा, स्थिर मूल्य का आपका हमेशा कम रहेगा, क्योंकि इसमें महंगाई का प्रभाव फिक्स रहता है और इसमें महंगाई जुड़ के आती है, बढ़ती जाएगी। अगले साल मान लीजिए बढ़ गया, महंगाई दर बहुत बढ़ गई, तो ये भी आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। तो सीधी सी बात है, महंगाई दर को घटाया जाता है तो स्थिर मूल्य आ जाता है, क्योंकि चालू मूल्य और स्थिर मूल्य में जो बेसिक डिफरेंस है महंगाई का है। तो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सब जो है आपके कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां है। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों में 3 विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। अलग अलग विधियों का अलग अलग महत्व है। आय विधि में जैसे नाम में स्पष्ट है, आय मतलब इनकम, समस्त व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त आय को जोड़ा जाता है किसी देश के। जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था में जो साधन लागत होता है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, तो इसमें जो जिसको प्राप्त हुआ, जैसे लगान, ब्याज, तो इन समस्त का जो योग है, लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ, तो इनका योग है आय विधि। अब व्यय विधि में क्या रहता है, जैसे नाम में स्पष्ट है व्यय मतलब व्यक्ति का व्यय क्या हो जाएगा। देखो व्यय विधि में आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, C+I+G। C मतलब कंज्यूमर व्यय, उपभोक्ता का व्यय, कंज्यूमर ने जो व्यय किया। I मतलब जो होता है, I यूज किया जाता है निजी क्षेत्र के व्यय को,
जी मतलब ये प्रयोग किया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर के व्यय को। तो विभिन्न सेक्टरों के द्वारा जो व्यय है उसे व्यय विधि में जोड़ा जाता है। C+I+G आप ऐसे याद रखेंगे, आपको तुरंत क्लिक करेगा कि व्यय विधि क्या है। अब उत्पादन विधि क्या है, देखिए उत्पादन विधि में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। मान लीजिए किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तुएं उत्पादित हुई, जितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ, उन समस्त का योग जो है उत्पादन विधि के अंतर्गत लिया जाता है। इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य लिया जाता है। आई रिपीट, उत्पादन विधि में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य लिया जाता है, बीच की वस्तु को छोड़ दिया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये आपकी राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इसकी मापने की विधियां को समझाइए। तो क्या है, तो आप चार्ट वाइज भी समझा सकते हैं। आपको याद करने के लिए CIG का फार्मूला आप याद कर सकते हैं। कंज्यूमर, आई मतलब होता है आपका इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं, निजी क्षेत्र के व्यय, निजी क्षेत्र का व्यय है आई। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर का जो व्यय है, जी गवर्नमेंट, C कंज्यूमर, और आई आपका है निजी क्षेत्र के व्यय को बताता है। आय मतलब जितने भी व्यक्तियों के द्वारा जो आय अर्जित की गई है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और आपका उद्यम को जो लाभ प्राप्त होता है। मतलब मान लीजिए मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, तो मुझे सैलरी देती है गवर्नमेंट, वो मेरी आय है, तो मेरी आय विधि होगी तो मेरी सैलरी उसमें जुड़ेगी समस्त। उत्पादन विधि में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, मान लीजिए इस मार्कर का उत्पादन होता है, तो इसका अंतिम मूल्य जोड़ा जाएगा। अंतिम मूल्य का मतलब टैक्स वगैरह सब लगाकर, सभी को लगाकर इसमें, है ना। तो इसीलिए जब साधन लागत निकाला जाता है तो इसके टैक्स को हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, नहीं तो उसमें दोहराव होता है अगर आप नहीं माइनस करेंगे तो। उत्पादन विधि में अंतिम वस्तु सेवाओं का मूल्य को लिया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं लिया जाता। मान लीजिए आपने गेहूँ से आपने आटा बनाया, आटा से आपने ब्रेड बनाया, तो ब्रेड का मूल्य लिया जाएगा, आटे का मूल्य को नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है। तो ये आपकी विधियाँ हो गई, आय, व्यय और उत्पादन विधि। अब अलग अलग विधियाँ हैं, उसके बावजूद राष्ट्रीय आय को मापने में कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइयाँ क्या क्या है। राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइयों को बताइए। राष्ट्रीय आय को मापने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि इतनी विधि है तो सभी का ड्रॉबैक भी है और सभी का बोल सकते हैं एडवांटेज भी है और ड्रॉबैक भी है। तो इसमें सबसे पहले अमौद्रीकृत वस्तुओं एवं, मैं हेडिंग डालूंगा, हेडिंग में लिखूंगा, आप सुनते जाइएगा। अमौद्रीकृत वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, इसका क्या मतलब है, देखिए कई चीज़ें ऐसी रहती है जिसको मुद्रा में नहीं नापा जाता, ना आप उससे आप कुछ पैसा लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं घर में अपने बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं उससे कोई भी प्रकार की फ़ीस नहीं लेता हूँ, कोई भी प्रकार की फ़ीस नहीं लेता, लेकिन मैं उसको सेवा प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे कोई भी मौद्रिक फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसकी गणना राष्ट्रीय आय की किसी भी विधि में नहीं हो पाती। ये है अमौद्रीकृत वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। दूसरा जो है, कई ग्रामीण इलाके में अभी भी आप देख सकते हैं, बस्तर जोन में जो भी है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है ना। कोई भी चीज़ों का चिरौंजी दे दिए, नमक खरीद लिए, और कुछ भी लघु वनोपज दे के आटा खरीद लिए, तो वस्तु का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। उनका मौद्रिक मूल्य वहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई किसी को कुछ उसमें इनकम, पैसा तो मिल नहीं रहा है। तो जब पैसा नहीं मिल रहा है तो मुद्रा में उसका मूल्य मापा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वस्तुओं का मुद्रा के मूल्य में मापना तभी होता है जब आप उसको रुपयों में एक्सचेंज करोगे। तो जब आप रुपयों में एक्सचेंज नहीं करेंगे तो उसका मौद्रिक मूल्य कहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा हिस्सा छूट जाता है। जैसे आपके घर में जो महिलाएं हैं, आपके घर का काम करती हैं, उसके बदले में आप उसको सैलरी तो देते नहीं हैं। तो जबकि वो एक प्रकार का कार्य कर रही है, वर्क कर रही हैं, तो ये सभी को आपको मुद्रा में मापा नहीं जा सकता। इस प्रकार अनगिनत क्षेत्र हैं जिनका मुद्रा में मापन संभव नहीं है, और ये राष्ट्रीय आय में जुड़ता नहीं है, जुड़ नहीं पाता है, जिसके कारण जो है वास्तविक GDP के गणना में
गणना सही तरीके से नहीं हो पाती, छूट जाता है ये। सेकंड, इसमें कठिनाइयाँ क्या है देखिए, अगर आप सेकंड लेंगे, इसमें दूसरा है विभिन्न पद्धतियों में भ्रम है। मैं आपको 3 पद्धतियाँ बताया, उन पद्धतियों में यही भ्रम है कि कौन सी पद्धतियाँ श्रेष्ठ है, कौन सी पद्धति अच्छी है, किसको लिया जाए किसको नहीं लिया जाए, कोई आय लेता है, कोई व्यय लेता है, कोई उत्पादन लेता है। तो इसमें भ्रम पैदा है कि कौन सी पद्धति अच्छी है, किसको लेना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। इस कारण जो है इनमें पद्धतियों में ये भ्रम पैदा हो गया है, संदेह पैदा हो गया है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का अभाव, आंकड़ों का अभाव, इसका मतलब क्या है, जो राष्ट्रीय आय में आंकड़ा जो है एनएसएसओ के द्वारा लिया जाता है, तो कई प्रकार के आंकड़े जो है छूट जाते हैं, कई प्रकार के आंकड़े इसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये भी एक आएगा कारण। चौथा इसका आएगा मूल्यह्रास की अनिश्चित दर, डेप्रिसिएशन, जो मैं बता रहा था, डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है। मूल्यह्रास की अनिश्चित दर, अनिश्चित दर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में भवनों का जो मूल्यह्रास होता है वो अलग अलग दर से रहता है। जैसे यही भवन जहाँ अपन खड़े होकर आपको लेक्चर दे रहे हैं, तो इसका डेप्रिसिएशन दर क्या होगा, इसके बारे में कोई भी इफ़ेक्टिव कैलकुलेशन नहीं है। 2% से गिर रहा है कि 10% से गिर रहा है भवन का, कि 3% है, वाहन का मूल्य कैसे माइनस हो रहा है, 3%, 4%, 5%, जो भी है इस प्रकार। तो आप इसको अलग अलग कैसे लेंगे, क्योंकि इसकी दर जो है फिक्स नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं बता सकते। तो ये कुछ इसमें कठिनाइयाँ हैं, तो आप इसके अंदर में डिटेल लिख सकते हैं। तो आपको अगर पॉइंट वाइज ही आपको याद रखना है, कि केवल आपके बिंदुवार याद रखना है कि ये मुझे लिखना है, इसके अंदर के पॉइंट को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, नंबर के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। 4 नंबर में आएगा तो 4 नंबर में आपका कितना रहेगा, 60 शब्द, तो 60 शब्द के लिए आप 2 लिखेंगे, 2 ही में 60 शब्द हो जाएगा। 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर में केवल आप पॉइंट दे दीजिए, अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बड़े नंबर में आया तो इसका विस्तार करिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार से। तो आपका मुख्य जो है इनके शब्दों में ध्यान देना है और हेडिंग को आपको याद रखना है, तब आप वहाँ लिख पाएंगे। तो ये कुछ कठिनाइयाँ हैं राष्ट्रीय आय को मापने की। राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना एनएसएसओ के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की जो गणना है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। और जो कैलकुलेशन है आपकी राष्ट्रीय आय का, ये आपके 1950 में स्थापित थी एक संस्था, एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमी बॉडी है, और इसके आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय को भारत सरकार के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आप और याद रख सकते हैं कि भारत की जीडीपी दर कितनी है, छत्तीसगढ़ की जीडीपी दर कितनी है, वो आपके सामान्य क्वेश्चनों में आएगा कि वर्तमान में जीडीपी कितना है। अब जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसडीपी बोल दिया जाता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसी को सेंट्रल लेवल पे जीडीपी बोला जाता है। तो आप देखना जब आप छत्तीसगढ़ का डेटा पढ़ेंगे तो जीएसडीपी लिखा रहता है हर जगह, यहाँ पर एस का मतलब है स्टेट। तो ये आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसको हम डील कर रहे थे और बता रहे थे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो जो राष्ट्रीय आय की गणना है एनएसएसओ के द्वारा आंकड़े दिए जाते हैं, और इसका जो कैलकुलेशन है सीएसओ के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा किया जाता है। ये आंकड़े जुटाएगा और सीएसओ निकालेगा, ठीक। अब भारत में राष्ट्रीय आय का जो कैलकुलेशन है, सबसे पहले भारत में जो राष्ट्रीय आय का जो गणना है दादा भाई नौरोजी ने की थी, द पॉवर्टी ऑफ एन अन ब्रिटिश रूल में।
उसमें उन्होंने भारतीयों की जो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं है, प्री फैक्ट है ये, मेंस के लायक इसमें ऐसा कुछ नहीं रहती है, नहीं है। इसके बाद अपन देखेंगे राष्ट्रीय आय के बाद अगला इसमें मेंस का इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है अगला, गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी दोनों एक साथ, या इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय आय में बहुत ज़्यादा नहीं आया है अभी तक, ये दोनों आप एक साथ पढ़ेंगे। गरीबी और बेरोजगारी अलग अलग नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब आप इनको एक साथ डील करेंगे तो जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, योजनाओं को आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी की जो योजनाएं हैं लगभग एक साथ चलती है, जिनके कई में ओवरलैपिंग है। तो आप एक साथ इनको डील करिएगा, भले टॉपिक आपका अलग है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और कौन से आ सकते हैं। इसमें रिपीट भी बहुत सारे होते हैं, तो इसको हम देखते हैं। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में अगला आपका एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है गरीबी और बेरोजगारी। तो जैसे हम देख सकते हैं दोनों में बहुत सारी चीज़ें इंटर कनेक्टेड है, तो इनको अलग अलग पढ़ना उचित नहीं होगा, इनको एक साथ पढ़ना उचित होगा। तो इसमें देखते हैं पहले जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं या एग्ज़ाम में, सबसे पहले पीएससी का ट्रेंड देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे आया है। गरीबी में और बेरोजगारी में दोनों में अलग अलग चार्ट में आप देख सकते हैं। तो पहले आप देखते हैं गरीबी। तो गरीबी में सबसे पहले पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा क्या है, पूछा जा चुका है। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2014 में आ चुका है 2 नंबर में। तो तेंदुलकर समिति ही नहीं बल्कि इनसे रिलेटेड जितनी भी समितियां हैं उन सब को आपको जानना है। रंगराजन समिति, लकड़ावाला समिति, रथ दांडेकर समिति, अलग समिति, गाडगिल समिति। तो खाली तेंदुलकर नहीं, निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी क्या है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ द पॉवर्टी। यह एक प्रकार की मतलब गरीबी के प्रकार है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी से आप क्या समझते हैं। एग्ज़ाम में नहीं पूछा है लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब इसमें दोनों चीज़ें मिक्स हैं, जो आए हैं और जो आ सकते हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताइए। 15 नंबर में पिछले साल पूछा गया था मेंस में 2018 में। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन से अगर आप जोड़ेंगे तो रोजगार मूलक कार्यक्रम। तो जो रोजगार मूलक कार्यक्रम है आपका, वो दोनों को आपको कंबाइंड लेके चलना है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इससे आप क्या समझते हैं। तो ये 4 नंबर में आ सकता है या 8 नंबर में। गरीबी के कारण और दूर करने के उपाय, मतलब गरीबी के मेन कारण क्या है और उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है। गरीबी के मापदंड क्या है, मेजरमेंट, मापदंड, पैमाना, पैमाना क्या है, गरीबी को कैसे मापा जाता है, उसको मापने का पैमाना क्या लिया गया है। तो भारत में गरीबी को पहले कैलोरी में मापा जाता था। तो मापदंड तो किस में मापा जाता था, पहले कैलोरी में, और अब जो है उसके मुद्रा में मापा जाता है। मतलब तेंदुलकर और रंगराजन ने उन्हें बाद में जो कैलोरी मापन था उसको कन्वर्ट कर दिया था मौद्रिक मूल्य में। तो गरीबी के मापदंड ये 2013 में आ चुका है। निर्धनता जाल, व्हाट इज़ ए पॉवर्टी ट्रैप, मतलब कोई व्यक्ति निर्धन है तो क्यों है, वो निर्धनता से के जाल में कैसे फंसते जाता है और क्यों नहीं निकल पाता। तो ये निर्धनता जाल आपका। बेरोजगारी में आप देखिए, बेरोजगारी में आपका है, बेरोजगारी के प्रकार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। बेरोजगारी के कई प्रकार है, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, कृषि बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी। तो जितने भी प्रकार हैं उनको सबको आपको ध्यान में रखना है, खाली जो आया है उनको नहीं। तो पेपर में जो आया है 2016 में संरचनात्मक बेरोजगारी, 2017 में प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्ट्रिक्ट यूज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और रोजगार मूलक कार्यक्रम एक साथ ओवरलैप करके पढ़ना है, जो लास्ट ईयर 15 नंबर में आ चुका है। बेरोजगारी का मापन कैसे किया जाता है, जैसे गरीबी का मापन करने के लिए आपके कैलोरी इंटेक को पैमाना माना गया, तो बाद में वो मौद्रिक मूल्य में कन्वर्ट हो गया। तो कैलोरी मापन को मौद्रिक में कन्वर्ट किया गया बाद में तेंदुलकर के द्वारा, वो गरीबी के मापदंड हो गए, मतलब गरीबी को मापने के तरीके हो गए। उसी प्रकार बेरोजगारी को मापने के तरीके हैं, बेरोजगारी को कैसे मापा जाता है। तो बेरोजगारी मापने के कई मेथड है, दैनिक, साप्ताहिक और आपका हो गया वार्षिक।
रोजगार के वर्तमान ट्रेंड क्या है? रोजगार के वर्तमान ट्रेंड का मतलब यह है कि किन क्षेत्रों में रोजगार, मतलब अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है, किन क्षेत्रों में अधिक व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आज़ादी के समय जैसे आप देखेंगे कृषि में 70% जनसंख्या लगी हुई थी और कृषि का जीडीपी में योगदान भी ज़्यादा था। तो जैसे जैसे ट्रेंड बदलते गया, 91 के बाद एक मतलब ड्रास्टिक चेंज आया, सेवा क्षेत्र पे ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। तो रोज़गार का जो ट्रेंड है जो है कृषि से शिफ्ट होकर, अभी भी कृषि जो है रोज़गार प्रदाता, एक बहुत बड़ा रोज़गार प्रदाता क्षेत्र है, लेकिन उसका जो है आउटपुट कम है। तो रोज़गार के वर्तमान ट्रेंड मतलब अभी वर्तमान एस्पेक्ट में किन क्षेत्रों में रोज़गार के ज़्यादा जो है अधिक व्यक्तियों को रोज़गार मिला हुआ है। तो ये आपका पेपर में आया था 2013-14 में, तो उस समय के ट्रेंड में लिखना था, लेकिन अभी जो है वर्तमान ट्रेंड में देखना है। बेरोज़गारी का मापन ये रिपीट हो चुका है, तो इसको हटा देते हैं अपन। ये 2015 में आया था, इसको हटा दीजिए, रिपीटेशन हो गया। मनरेगा में टिप्पणी लिखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और जैसे कि अभी आप जानते हैं कि जितने प्रवासी मजदूर हैं तो उनको रोज़गार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मनरेगा। तो मुझे लगता है कि मनरेगा में आपको एक क्वेश्चन तैयार करना चाहिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनरेगा कितना प्रासंगिक है, मतलब मनरेगा की प्रासंगिकता पर अपने विचार दीजिए कि मनरेगा से क्या प्रवासी मजदूरों की समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति को अपलिफ्ट किया जा सकता है। पहले भी ये करता रहा है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 जो अभी चल रहा है उस परिप्रेक्ष्य में मनरेगा का रोल को रेखांकित करिए। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है, तो इसको आप थोड़ा देखेंगे। और कौशल विकास, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना के मुख्य आगे बढ़ने के लिए कौशल विकास ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब लोगों को ट्रेंड करिए ताकि उनको उद्योगों में खपाया जा सके, उद्योगों में उन्हें काम मिल सके। तो कौशल विकास का उद्देश्य यही है कि जिन लोग जो है स्ट्रीम लाइन से बाहर है उनको कौशल विकास करिए और उनको जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ फिट करिए। तो कौशल विकास कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा कीजिए, जिसमें आपका आजीविका है, बिहान है, कौशल विकास के कार्यक्रम है, DDU, GKY, तो इन सभी को आपको लेके चलना है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन आपका फॉर्मेशन होता है वो होता कैसे है ये देखिएगा पेपर में। तो पुराने क्वेश्चन देखने का मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन का एक ट्रेंड पता चलता है कि क्वेश्चन आता कैसे है, PSC जो है क्या पूछना चाह रहा है आपसे, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या वो क्वेश्चन प्रासंगिक है। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। तो इस प्रकार जो PSC का जो पूछने का उद्देश्य रहता है वर्तमान से वो रिलेट करके पूछता है। अभी आप बताइए, बोलता है कि वर्तमान में इसका क्या है। इसमें कई चीज़ें जो है आपका फैक्चुअल है, तेंदुलकर समिति फैक्चुअल है, निरपेक्ष सापेक्ष को आप बदल नहीं सकते, उन्मूलन कार्यक्रम, भाई जो उन्मूलन कार्यक्रम है उनमें आप परिवर्तन कर ही नहीं सकते। कुछ जो है इसमें लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अपन जैसे लॉजिकल क्वेश्चन कैसे है कि गरीबी के कारण और दूर करने के उपाय। तो दूर करने के जो उपाय हैं, ऐसे तो हज़ारों उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आपको उन उपायों को किसी को भी आपको नहीं लिखता है। ऐसे ऐसे उपाय आपको देने हैं जो इकोनॉमिकल जस्टिफाई करें, उनका जस्टिफिकेशन होना चाहिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि आप सोशियोलॉजी की दृष्टि से गरीबी दूर करने के उपाय बता रहे हैं, इकोनॉमिक्स में आंसर लिख रहे हैं और सोशियो को डाल दिए उसमें। सोशियोलॉजी एक सामाजिक एक कारण है, क्योंकि गरीबी खुद एक सामाजिक समस्या है, लेकिन उसके दूर करने के उपाय आपको इकोनॉमिकल प्रॉस्पेक्ट में दे रहा है। पेपर वाइज आपका चेंज हो जाता है, क्योंकि सोशियोलॉजी में भी गरीबी का क्वेश्चन आता है, लेकिन वहाँ फिर आप सोशियोलॉजी के हिसाब से लिखिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपका आउटलुक है कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्या क्या पूछ सकता है और क्या क्या इसमें संभावना है। तो आप एक फ्रेमवर्क पहले बना लेंगे किसी भी टॉपिक का, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी कि क्या क्या आ सकता है और मुझे किन किन बिंदुओं को आपको तैयार करना है। तो कम समय में आपका ज़्यादा तैयारी हो सकता है। तो पहले हम डील करते हैं गरीबी को देखते हैं, उसके बाद बेरोज़गारी को देखेंगे। तो पहले जैसे गरीबी आपसे बोलते हैं
गरीबी, तो कौन व्यक्ति गरीब है, कौन अमीर है? तो गरीबी की बेसिक अवधारणा क्या है? पॉवर्टी, गरीबी। तो गरीबी का अर्थ होता है कि व्यक्ति अगर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, या उसकी किसी व्यक्ति की आय इतनी कम है कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी कपड़ा मकान प्लस शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति गरीब है। तो गरीबी की अवधारणा जनरली लिया जाता है वंचन से लिया जाता है। गरीबी की मेन अवधारणा रिलेटेड है वंचन से। वंचन मतलब होती है कमी, कमी बोल सकते हो, असमर्थता बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति गरीब क्यों है? क्योंकि वो असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? क्योंकि उसमें कई उसके सामाजिक कारण हैं जिसके कारण वो जो है अपनी, या उसको इतनी इनकम नहीं मिल रही है कि वो अपना परिवार और स्वयं का भरण पोषण अच्छे से कर सके। तो गरीबी मुख्यतः एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, जो यह बताती है कि वह व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी नहीं कर पा रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब गरीबी के जो प्रकार है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपका कि निरपेक्ष गरीबी से आप क्या समझते हैं, सापेक्ष गरीबी से आप क्या समझते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ द पॉवर्टी, यह गरीबी का प्रकार है। अब जैसे आप लेते हैं सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी से आप क्या समझते हैं? तो सापेक्ष गरीबी में क्या होता है, इसको बोला जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव का मतलब होता है तुलना। जब एक व्यक्ति का रहन सहन का स्तर या जीवन स्तर दूसरे व्यक्ति की तुलना में निम्न रहता है, तो इसे सापेक्षिक गरीबी कहा जाता है। जब एक व्यक्ति का औसत मासिक उपभोग व्यय दूसरे व्यक्ति के औसत मासिक उपभोग व्यय से कम है, तो कहा जाता है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में गरीब है। ये सापेक्षिक गरीबी है। सापेक्षिक गरीबी जो है विकासशील देशों में पाई जाती है। जैसे आपका भारत हो गया आपका, उसके बाद हो गया आपका बांग्लादेश, फिलीपींस, दीज आर डेवलपमेंट कंट्रीज़, इनमें पाई जाती है। और सापेक्ष गरीबी में, सापेक्ष गरीबी को हेड काउंट मेथड भी कहा जाता है। सापेक्ष गरीबी को हेड काउंट मेथड भी कहा जाता है, हेड काउंट विधि। इसमें गरीबी रेखा की जो अवधारणा है, गरीबी रेखा की अवधारणा जो है सापेक्ष गरीबी से रिलेटेड है। जो गरीबी रेखा की सापेक्ष गरीबी जो है आपका ये बताता है कि कोई व्यक्ति दूसरे की तुलना में कितना गरीब है। ये विकासशील देशों में नहीं, विकसित देशों में पाई जाती है। विकसित देशों में पाई जाती है। विकासशील देश का ये है आपका निरपेक्ष है, ये विकसित देशों में पाई जाती है, यूरोप, ब्रिटेन, आपका अमेरिका। तो ये केवल ये बताता है कि कौन व्यक्ति दूसरे की तुलना में कितना गरीब है। निरपेक्ष गरीबी में तुलना नहीं की जाती। निरपेक्ष गरीबी में यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति नहीं, कितने व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इससे ये मतलब नहीं रहता है कि वह कर पा रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। इसमें केवल ये मतलब रहता है कि इतने व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और इसको काउंट करने के लिए गरीबी रेखा की अवधारणा आई है। तो गरीबी रेखा की जो अवधारणा है, पॉवर्टी लाइन, निरपेक्ष गरीबी से संबंधित है। निरपेक्ष गरीबी विकासशील देशों में पाई जाती है, और इसे हेड काउंट मेथड भी कहा जाता है। हेड काउंट मेथड मतलब सिर गिनो पद्धति, मतलब आप गिन लीजिए इतने लोग गरीब है। इतने लोग जो है गरीबी रेखा डिसाइड कर दी गई है। जैसे तेंदुलकर समिति ने 27 रुपये बोल दिया। ग्रामीण में अगर आप 27 रुपये कमाते हैं तो आप जो भी है आप गरीब नहीं हैं, और शहरी में 33 रुपये बोल दिया तो 33 और 27 रुपये एक लाइन होगी समझिए। तो उस लाइन के नीचे मान लीजिए पॉवर्टी लाइन है, इस लाइन के नीचे मान लीजिए आप 25 रुपये कमा रहे हैं, है ना, तो ये 27 रुपये है मान लीजिए ये वाली लाइन। इसके नीचे वाले जितने भी है उनको आप गिन लीजिए, उतने व्यक्ति गरीब हैं। ये हेड काउंट मेथड कहलाता है।
तो निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी के बाद देखिए आप गरीबी में पॉवर्टी ट्रैप क्या है, देखिए उसके बाद निर्धनता का जाल से आप क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन में है। निर्धनता जाल, पॉवर्टी ट्रैप। तो निर्धनता जाल का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति, इसके अलग अलग स्वरूप होते हैं, एक राष्ट्रीय स्वरूप होता है और एक व्यक्तिगत स्वरूप होता है। तो राष्ट्रीय स्वरूप में जैसे आप देखेंगे बेरोजगारी है, मान लीजिए राष्ट्रीय स्वरूप का क्या है, तो निर्धनता जाल में यह रहता है कि कोई व्यक्ति अगर बेरोजगार है या किसी देश में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है, तो बेरोजगारी की दर अधिक है, तो बेरोजगारी की दर अधिक होने से क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, मतलब प्रति व्यक्ति आय कम होगी। प्रति व्यक्ति आय कम होने से क्या होगा, स्वास्थ्य और पोषण का स्तर क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। अब स्वास्थ्य और पोषण का निम्न स्तर हो जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, आपका कुशल श्रम भी निम्न रहेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर फिजिकली मेंटली फिट नहीं है तो उसकी कुशलता प्रभावित होगी। तो कुशलता और श्रम जो है उससे प्रभावित होगा। कुशलता और श्रम अगर प्रभावित होगा तो उससे क्या होगा, बचत कम होगी, क्योंकि उसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा नहीं, अकुशल है तो। बचत की निम्न दर, बचत की निम्न दर होगी तो जीडीपी जो है कम हो जाएगी, जीडीपी लेस, जीडीपी कम हो गई तो फिर बेरोजगारी आएगी। तो कुल मिला के निर्धनता का जाल क्या है, देखो ऐसा गोल गोल घूमते रहता है ऐसा। सबसे पहले बेरोजगारी, बेरोजगारी के कारण क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। कई लोगों के प्रॉपर जो इनकम नहीं मिलेगी, काम करना चाहता है लेकिन उसके मुंह मांगा काम नहीं मिलेगा, तो आय उसकी कम होगी। आय कम होगी तो हो सकता, वो आय कम होगी तो स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, पोषण नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन। उसके कारण क्या होगा, उसकी कुशलता प्रभावित होगी, मेंटली एंड फिजिकली दोनों। उससे क्या होगा, उसका चूँकि उसकी आय निम्न है तो बचत की दर भी निम्न रहेगी एक देश में। अब बचत कम रहेगी तो जीडीपी पे प्रभाव पड़ना है, क्योंकि बचत को ही जीडीपी को बढ़ाने में बचत का बहुत बड़ा योगदान है। जिस देश की जीडीपी कम रहती है उसका जीडीपी भी कम रहता है, कम होता। उसके बाद बेरोजगारी, जीडीपी अगर कम होगी तो बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है, कम जीडीपी अधिक बेरोजगारी। तो ये एक साइकिल है, घूमते रहता है, जिसे निर्धनता जाल कहा जाता है। तो निर्धनता का दुष्चक्र में व्यक्ति अगर फंसा रहता है तो निकल इसीलिए नहीं पाता है क्योंकि कई सारे उसमें फैक्टर काम करते हैं, आप ऐसा देख सकते हैं। और व्यक्तिगत स्वरूप अगर आप देखेंगे गरीबी के जाल का व्यक्तिगत स्वरूप क्या है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, तो गरीब है तो सीधा सा है, उसकी गरीब है तो आय कम होगी, तो उसके जो बच्चे हैं, उनके पास परिवार है, उनके जो बच्चे हैं उनका शिक्षा का स्तर निम्न रहेगा, डाउन रहेगा। तो उनके शिक्षा का स्तर निम्न रहेगा तो वो उतने कुशल, या फिर वो ट्रेनिंग नहीं मिलेगी उनको, या फिर उनका कुशलता जो है प्रभावित होगी, तो फिर वो जो है निम्न मजदूरी में काम करने के लिए मजबूर रहेंगे और फिर निर्धन ही रहेंगे, क्योंकि उनकी आय उतनी नहीं बढ़ पाई कि वो अपने परिवार को निर्धनता से बाहर निकाल सके। तो इसको कहा जाता है निर्धनता ट्रैप, पॉवर्टी ट्रैप कहा जाता है, निर्धनता का जाल। तो निर्धनता जाल एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो वह पुनः गरीबी के दुष्चक्र में फंसने के उसके संभावनाएं ज़्यादा रहती है, इसे कहा जाता है गरीबी का जाल। अब भारत में गरीबी से संबंधित कई मापदंड हैं, तो इन मापदंडों को निर्धारित कौन किया, तो बेसिकली भारत में जो गरीबी का आकलन है एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है और प्रत्येक 5 साल में किया जाता है, लेकिन अभी बंद कर दिया गया है। अभी केंद्रीय सांख्यिकी आयोग गरीबी का आकलन करता है, पहले एनएसएसओ करता था, वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी आयोग करता है। तो और ये एनएसएसओ से आंकड़े लेता है, लेकिन इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी आयोग करता है। एनएसएसओ पहले करता था, अभी वर्तमान में नहीं करता है। तो गरीबी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा की जाती है। तो एक आपका क्वेश्चन हो सकता है। अब
अलग अलग विभिन्न, जैसे स्वतंत्रता के बाद भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया गरीबी से संबंधित। और ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा गठित समितियों के बारे में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का पूछ सकता है, जैसे तेंदुलकर का पूछा जा चुका है, किसी और का पूछ सकते हैं, रंगराजन का पूछ सकते हैं, लकड़ावाला का भी आ चुका है कि लकड़ावाला समिति ने क्या सिफारिशें की थी। तो सिफारिशों को आपको लिखना है, 2 नंबर 4 नंबर में आ सकता है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद जो समिति थी, सबसे पहले गाडगिल समिति सबसे पहली थी, उल्लेखनीय थी, जो 1962 में इसका गठन किया गया था। गाडगिल समिति का गठन 1962 में किया गया था। और गाडगिल समिति ने ये बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 20 रुपये कमाता है और शहरी क्षेत्रों में 25 रुपये कमाता है तो वह गरीब नहीं है। तो गाडगिल समिति के बाद दूसरा आपका आया, गाडगिल समिति के बाद राथवा दांडेकर समिति, ये आई 9 साल बाद 1971 में। तो राथ और दांडेकर ने क्या किया, कैलोरी इंटेक के आधार पे मापा गरीबी को। कैलोरी इंटेक को जनरली बोला जाता है उपभोग, कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर। कोई व्यक्ति अगर कैलोरी इंटेक ज़्यादा ले रहा है, कैलोरी इंटेक जिस व्यक्ति का ज़्यादा है तो उसका जो है मतलब आय का स्तर उसका उच्च माना जाता है, और कैलोरी इंटेक है तो आय का स्तर निम्न माना जाता है। तो राथ और दांडेकर ने गरीबी को कैलोरी इंटेक से जोड़ दिया। कैलोरी इंटेक का मतलब होता है उपभोग व्यय। तो इसने ग्रामीण क्षेत्र में बताया, राथ व दांडेकर ने 2435 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2095 कैलोरी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपका श्रम साध्य काम रहता है इसलिए कैलोरी इंटेक ज़्यादा, और ग्रामीण में शहरी क्षेत्र में आपका कैलोरी इंटेक कम रहता है तो 2095। तो राथ और दांडेकर ने कैलोरी इंटेक से जोड़ा और ये बताया कि प्रतिदिन है ये दोनों 2435 कैलोरी प्रतिदिन, और शहरी में 2095। तो इन्होंने अपना, इसके बाद तीसरा है आपका अलग समिति, वाई के अलग, 1971 के बाद 1979 में आई वाई की अलग समिति 1979। इसने क्या किया है, इसको लगभग इसने यही लिया, इसको 2400 कर दिया और इसको 2100 कर दिया और कुछ नहीं। तो ये कई समय तक यही चलता रहा। अलग समिति की सिफारिश जो है बहुत लंबे समय तक चलती रही गरीबी का आकलन। तो पेपर में जो क्वेश्चन प्री में आता है यही आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी इंटेक का मापन क्या है, तो 2400 और 2100। इसके बाद आपका आया लकड़ावाला समिति, चौथा देखिए, लकड़वाला समिति नंबर 4, लकड़वाला समिति 4th। लकड़ वाली समिति का गठन ये सिफारिश ने दी 93 में, 1993। अब लकड़ वाला समिति ने क्या किया, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपना आधार क्या किया, देखा इसके मुख्य सिफारिश अलग अलग थे। इसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि उपभोक्ता सूचकांक और शहरी क्षेत्र के लिए औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक को अपना आधार बनाया लकड़ वाला समिति ने। ग्रामीण के लिए कृषि और शहरी के लिए उपभोक्ता, ये इसकी मुख्य सिफारिश थी। सिफारिश पहली। दूसरी सिफारिश ने बोला कि प्रत्येक राज्य के लिए, इसने कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा होनी चाहिए, अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण होना चाहिए। इन्होंने बताया जैसे एमपी के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, बिहार के लिए अलग, महाराष्ट्र के लिए अलग।
तो हर एक राज्य के लिए इसने गरीबी रेखा का निर्धारण अलग अलग कर दिया। तो आप सिफारिश को याद रखिएगा, लकड़ वाला समिति आ चुकी है, पेपर में आ चुका है, सॉरी। और आपके इसके अलावा रथ और दांडेकर भी आ सकता है। तो सिफारिश को आपको एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि इसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे। लकड़ा वाला समिति के बाद अगला है तेंदुलकर। तेंदुलकर समिति 2004 और 2009 गठन और रिपोर्ट, ये पेपर में आ चुका है। तेंदुलकर समिति की सिफारिश क्या है, 2005 है और 9। तो तेंदुलकर समिति ने जो कैलोरी इनटेक अभी तक चला रहा था उनको मौद्रिक मूल्य में बता दिया, ऐसा समझ सकते हैं आप। कैलोरी इनटेक में नहीं बताया। इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये प्रतिदिन, या आप ले सकते हो 816 रुपये मंथली, और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये प्रतिदिन, या फिर आप ले सकते हो 1000 रुपये मंथली। अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो गरीब नहीं है। तो तेंदुलकर समिति ने आपका ये कहा, और इसके आधार पर भारत में गरीबी का प्रतिशत निकाला गया 21.9%। तो आपको डायरेक्ट सिफारिश लिखिए, इतना इतना इन्होंने कहा, और इनके अनुसार अभी भारत में गरीबी का परसेंट 21.9% आंका गया है। मतलब गरीबी का जो आकलन है 21.9% तेंदुलकर समिति के हिसाब से। बाद में रंगराजन साहब आए। रंगराजन साहब जो है 2012, उन्होंने भी अपनी सिफारिश दी। उन्होंने केवल इस क्राइटेरिया को चेंज किया, जो तेंदुलकर समिति ने क्राइटेरिया दिया 27 और 33, इसको बदल दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, और कुछ नहीं है। सी रंगराजन है ये, रिजर्व बैंक के गवर्नर। रंगराजन समिति 2012 में गठन किया गया और 2014 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। ईयर ज़रूर लिखेंगे, कब गठन हुआ और कब रिपोर्ट दी। तो इनके हिसाब से जो ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये और आपका 1000 रुपये आपका तेंदुलकर ने कहा था, उसको इन्होंने कर दिया 972 रुपये और 1407 रुपये इनके हिसाब से। मतलब ग्रामीण में जो 972 रुपये मंथली कमाता है और शहरी में जो 1407 रुपये कमाता है, तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर है। और इनके हिसाब से जो गरीबी का परसेंट था, जो तेंदुलकर ने 21.9% बताया था, इनके हिसाब से गरीबी का परसेंट गिर कर 20.5% रह गया, 20.5% रह गया, जो तेंदुलकर समिति के हिसाब से 20.5% थी। ये विभिन्न समितियां हैं जिन्होंने अपनी अपनी सिफारिशें दी है। अब समितियों के बाद जैसे आप अगला देखेंगे क्वेश्चन इसमें, तो ये तो हो गया भारतीय समितियाँ। बाद में यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र की एक के द्वारा चलाए जाने वाला एक प्रोग्राम है। इसने 97 में एक पॉवर्टी इंडेक्स दिया, 1997 में, जिसको कहा जाता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। तो विश्व लेवल पर भी प्रयास चल रहे थे। ये तो अपना कैलोरी इनटेक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा कि यूएनडीपी ने यह कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के क्राइटेरिया के आधार पर गरीबी को कैलकुलेट किया जा सकता है, और उसके आधार पर विभिन्न देशों की अलग अलग रैंकिंग दी जाती है, जिसे कहा जाता है निर्धनता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 1997 में यूएनडीपी के द्वारा इसे अपनाया गया। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इन्होंने 3 पैरामीटर को लिया
क्योंकि आपका ये मेंस में आएगा तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि ये 97 में लागू हुआ। 3 डायमेंशन को इन्होंने लिया, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, और सभी को समान भार दिया गया 33%। ईच एंड एवरी हैव इक्वल वेटेज हैव गिवन। अब स्वास्थ्य को भी इसने 2 पैरामीटर में बांट दिया। कैसे? स्वास्थ्य, शिक्षा, तो यह बांट दिया कुपोषण, कुपोषण, और दूसरा आपका हो गया स्वास्थ्य खुद। कुपोषण के बाद जो है सेकंड था, यह था शिशु मृत्यु दर। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में आपको लिखना है कि यह निर्धनता के आकलन करने के लिए विभिन्न देशों की अलग अलग स्थिति को बताता है। यूएनडीपी के द्वारा जारी करता है, पहली बार 1997 में जारी किया गया था। इसमें 3 मुख्य पैरामीटर लिए गए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य को 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें है शिशु मृत्यु दर और कुपोषण। शिक्षा में नामांकन दर और शैक्षिक वर्ष का मतलब है कि नामांकन रेट क्या है, 90% है कि 99% है। शैक्षिक वर्ष मतलब कितने साल उन्होंने पढ़ाई की, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, तो शैक्षिक वर्ष को भी जोड़ा जाता है। अब टोटल इन तीनों का समान भार है 33%, 33%, 33%। सबसे अधिक भार दिया गया है, सबसे अधिक भार नहीं, सबसे अधिक डिवाइड किया गया है जीवन स्तर को। कोई व्यक्ति का जीवन स्तर रिफ्लेक्ट होता है कि उसके पास क्या क्या साधन है, संपत्ति है, आवास है, ईंधन है। ईंधन का मतलब है कि घर में क्या यूज करता है, शौचालय है कि नहीं, विद्युत है कि नहीं, और जलापूर्ति है कि नहीं। तो बहुआयामी विभिन्न देशों के सापेक्षिक गरीबी को बताता है कि एक देश दूसरे की देश की तुलना में कहाँ खड़ा है। तो यह गरीबी को नापने के लिए एक इंडेक्स है जो ये बताएगा कि किस देश में गरीबी का प्रतिशत कम है और कहाँ ज़्यादा है। इसमें भारत की पोजीशन हर साल बदलती रहती है। तो गरीबी में मेन जो है आपका गरीबी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको आप तैयार करेंगे। अब गरीबी में अगला टॉपिक जैसे आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें जैसे आपकी समितियाँ की सिफारिश हो गई, निर्धनता जाल, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। अब गरीबी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, गरीबी के कारण और दूर करने के उपाय। दूर करने के उपाय तो केवल इसमें आपको हेडिंग ध्यान रखना है, क्योंकि जो कारण है उसके अपोजिट उपाय हो जाएगा। पहला इसमें आप ले सकते हैं पूंजी निर्माण की निम्न दर। आपको आंसर में इकोनॉमिक शब्दों का यूज करना है। पूंजी निर्माण की निम्न दर का मतलब है, पूंजी निर्माण की निम्न दर, पूंजी निर्माण होता है किसी भी देश का उसकी बचत से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी होता है। तो अगर आपका पूंजी निर्माण कम है, निम्न दर है, मतलब अगर आपका सेविंग कम है यहाँ के निवासियों के द्वारा, उस सेविंग अगर कम है तो सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा, उस पैसे को, उस सेविंग अगर रहती है तो सरकार उसका यूज करती है। जैसे आप LIC में पैसा जमा करते हैं, FD करते हैं, तो उसको सरकार यूज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में। तो पूंजी निर्माण की अगर दर कम है तो गरीबी को जनक है, वो गरीबी को पैदा करती है। दूसरा, आधारभूत संरचना का निर्माण की निम्न दर। अब जैसे कोई व्यक्ति जो है उद्योग लगाना चाहता है, तो अगर उद्योग लगता है तो कई लोगों को उसमें जॉब मिलता है, गरीबी दूर होती है। तो उद्योगों के निर्माण के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ज़मीन चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, यातायात के अच्छे साधन चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए और पूंजी चाहिए। तो अगर कोई एरिया डेवलप नहीं है तो वहाँ कोई उद्योगपति उद्योग क्यों लगाएगा, क्योंकि वो उद्योग लगाने के बाद वो अपने माल को बाहर कैसे भेजेगा अगर वहाँ सड़क नहीं है, अगर वहाँ प्रॉपर लाइट की समस्या है, लाइट डिफ़ॉल्ट होती रहती है। तो आधारभूत संरचना का निर्माण की निम्न दर है, या अभाव भी बोल सकते हो आप, उतना नहीं हो पाया है। आप जैसे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में कई ट्राइबल एरिया है और आपके ट्राइबल एरिया है, कई दुर्गम एरिया है, कई पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर अभी भी कनेक्टिविटी जो है उतनी रेल कनेक्टिविटी और एरो कनेक्टिविटी कम है। तो आप इसको
देख सकते हैं उद्योगों का उतना प्रसार नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है कई लोगों को जॉब भी नहीं मिल पाता। तो गरीबी का एक कारण है आधारभूत संरचना के निर्माण की निम्न दर। तीसरा जो है जनसंख्या। जनसंख्या अधिक होने के कारण व्यक्ति जो है कम दर में भी काम करने के लिए मजबूर रहते हैं, क्योंकि मांग जो है कम है और आपकी आपूर्ति ज़्यादा है, श्रम बल अधिक है और श्रम बल की मांग जो है कम है, तो कई लोगों को तो काम मिल ही नहीं पाता है। ये बेरोज़गारी में आ गया, जो आपका सेकंड टॉपिक था। तो अब उनको काम नहीं मिल पाता है तो क्या करते हैं, वो कम मजदूरी में भी काम करने के लिए मजबूर रहते हैं। तो अगर वो कम मजदूरी में काम करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, वो तो गरीब ही रहेगा ना। तो ये एक कारण है जनसंख्या। चौथा आप ले सकते हैं निवेश का अभाव, विदेशी निवेश का अभाव। भारत में विदेशी निवेश होता तो है, लेकिन उस मात्रा में नहीं जिस मात्रा में उसको ज़रूरत है। तो बाहर से फॉरेन अगर एफडीआई नहीं आएगा या निवेश नहीं आएगा, एफएफआई और एफडीआई जो भी है नहीं आएगा, तो यहाँ उद्योगों की स्थापना या फिर यहाँ का जो डेवलपमेंट है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एक आप लिख सकते हैं विदेशी निवेश का अभाव उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में होना चाहिए। अगला ले सकते हैं कुशल श्रम बल का अभाव। भारत में अभी भी अधिकांश जो जनसंख्या अकुशल है, कुशल नहीं है, अभी भी अकुशल है। तो अगर उनको, इसीलिए सरकार के द्वारा DDU GKY इस प्रकार की योजना चलाई जा रही है ताकि उनको कुशल करके उद्योगों में खपाया जा सकते हैं, किसी अन्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट लगाया जा सके ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। तो ये कुछ कारण है जो गरीबी के कारण है, आप इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और भी कई कारण आप बता सकते हैं, लेकिन मुख्य कारणों को आप, जो आपको लगता है कि अच्छे कारण हैं, उनको आप पहले दूसरे तीसरे ऐसे नंबर में आपको लिखना है। और जो आपको लगे कि उतना नहीं है, कि गरीबी के कई सामाजिक कारण भी है, गरीबी के कई सामाजिक कारण में आएगा, जैसे सामाजिक कारण भी है अधिक बच्चे, महंगी शादियाँ, खर्चीली शादियाँ, है ना, सामाजिक बाध्यताएँ, है ना, कोई मरता है तो उनको भोज देना पड़ता है, तो व्यक्ति के गरीब होने का वो भी कारण है। व्यक्ति अपनी जमा पूंजी ज़मीन बेचकर शादी करता है तो ये सामाजिक कारण में आ जाएगा। अब कोई व्यक्ति गरीब है तो वो अपने बच्चों को उचित शिक्षा देने में असमर्थ रहता है, अब उसके बच्चे भी अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए तो उनका भी जो कुशलता है वो प्रभावित होता है। तो ये एक साइकिल है, ये चलते रहता है गरीबी का। अब दूर करने के उपाय में आप देख सकते हैं पूंजी निर्माण की निम्न दर है तो पूंजी निर्माण की उच्च दर, जस्ट उल्टा लिखते जाइए, पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाया जाना चाहिए। अब एक दिन में तो नहीं बढ़ जाएगा ये, इसके लिए सरकार को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बैंकों की ब्याज दर नहीं बढ़ेगी तो आप अपना वहाँ सेविंग क्यों करेंगे, और जब आप वहाँ सेविंग नहीं करेंगे तो उस पैसे को सरकार यूज कैसे करेगी। तो जब तक पूंजी निर्माण की दर निम्न रहेगी, उद्योगों की स्थापना या किसी अन्य चीज़ों के डेवलपमेंट में बहुत प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इसको बढ़ाया जाना चाहिए और इसके लिए सरकार को विभिन्न उपाय करने चाहिए। आधारभूत संरचना के निर्माण की निम्न दर, तो जैसे आप देख रहे हैं सरकार के द्वारा कई सड़क परियोजनाएं, बुलेट परियोजनाएं, रेल परियोजनाएं, चतुर्भुज परियोजनाएं, गोल्डन ट्रायंगल योजनाएं, सागरमाला परियोजनाएं क्यों चलाई जा रही है, ये इसलिए चलाई जा रही है ताकि आपका आधारभूत ढांचा जो है उन्नत हो सके, सुदृढ़ हो सके, और उन आधारभूत संरचना में अगर विकास होगा तो जो उद्योगपति है उस क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए उद्योग लगाएंगे जहां पर वो अभी तक नहीं गए हैं। तो सरकार को ऐसे पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करके उन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास करना चाहिए जहां पर आपकी ये सुविधाएं अभी तक प्राप्त नहीं है, अनअवेलेबल है। निवेश का अभाव, विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए, विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए सरकार को कई स्टेप उठाने चाहिए। तो विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को अपने कई अधिनियम और नियमों में परिवर्तन करना अगर पड़े तो कर भी सकती है, यहाँ के हितों को ध्यान में रखते हुए। अगला आप ले सकते हैं इसमें बेरोजगारी को दूर करने का उपाय करना चाहिए। अगर बेरोजगारी दूर होगी तो गरीबी खुद दूर होगी। तो
बेरोजगारी उन्मूलन थर्ड है आपका बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम। दूसरा विदेशी निवेश का आकर्षित किया जाना चाहिए। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार को कई स्टेप इसमें उठाने पड़ेंगे ताकि यहाँ अधिक से अधिक विदेशी निवेश आकर्षित हो और ताकि यहाँ अलग अलग उद्योगों की स्थापना हो या यहाँ के विभिन्न उद्योगों में विदेशी निवेश आए। बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम का मतलब ये है कि अगर बेरोजगारी की दर को आप कम कर लेंगे तो गरीबी तो खुद दूर हो जाएगी कहीं की। बचत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बचत का प्रोत्साहन मतलब क्योंकि बचत से पूंजी निर्माण प्रोत्साहित होता है, तो बचत अगर प्रोत्साहित होगा तो पूंजी निर्माण होगा। और किसी देश में अगर स्वयं की बचत ज़्यादा है तो उस देश में ग्रोथ की संभावना अधिक रहती है। जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए क्योंकि ये सरकार कितने भी प्रयास कर ले, जितने भी सरकार के साधन हैं वो जनसंख्या के आगे कम पड़ जाते हैं। इसलिए कुशल श्रम बल का निर्माण में ध्यान देना चाहिए। इसके कारण सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, आजीविका अभियान, आपका DDU GKY। तो अगर यहाँ का श्रम बल कुशल रहेगा तो उनको जो है अधिक वेतन में अलग अलग जगहों में सेटल किया जा सकता है। तो अगर उनका आय बढ़ेगी तो उनकी गरीबी खुद दूर हो जाएगी। तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ का वर्क फोर्स है, श्रम बल जो है प्रशिक्षित होना चाहिए और कुशल होना चाहिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो कारण हैं उनके अपोजिट आप दूर करने के उपाय लिख सकते हैं। आप और भी लिख सकते हैं, इसमें डिपेंड करता है कि 4 नंबर में आया, 6 में आया, कि 10 में आया कि 15 में आया। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑन द क्वेश्चन। तो ये आपके गरीबी का टॉपिक है जिसमें संभावित क्वेश्चन और संभावित उनके प्रश्न उत्तर मैंने बताया। अगर आप और इसमें लाइव क्लासेस इसका लेना चाहते हैं तो आप संस्था का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी जानकारी संस्था से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्लास में हम रोज़गार और बेरोज़गारी और रोज़गार को डील करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार।